जाम सलामती के मौजू पर 2 रोजा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का इजलास। हमने बेशुमार कुर्बानियां देकर दहशत गर्दी पर काबू पाया। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम हमारी पॉलिसी में शामिल है। हमसाया ममालिक के साथ मिलकर खित्ते के अमन के लिए काम कर रहे हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। भारतीय मिसाइल का पाकिस्तान की हुदूद में गिरना बाइस से तशवीश है। पाकिस्तान ने भारत के मिसाइल गिरने की तहकीकात का मुतालबा किया है। भारत दुनिया और पाकिस्तान को बताए कि उसके हथियार महफूज हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर के लिए मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग दूसरे ममालिक में पाकिस्तान का तासुर बेहतर करने में मुआविन है। खित्ते की बेहतर सिक्योरिटी के लिए 17 ममालिक से सिक्योरिटी एडवाइजर शरीक हैं। सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल के लिए हर माह मीटिंग्स का इनेकाद किया जाएगा। कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ। हर घंटे के बाद सियासत बदलेगी। हर हाल में वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ा हूं। अरकान असेंबली को खरीदने वालों पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 2 चोर बाप बेटे इक्तदार की दौड़ में शामिल हैं। मैं अपोजिशन के खिलाफ सियासी ऐलान जंग करता हूं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद। पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की आकाओं के हरकारे सरगर्म। गैर मुल्की ताकत ने मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम की साजिश की। वजीर आजम इमरान खान साजिशों के आगे डट गए। गैर मुल्की साजिशों पर मीडिया समेत तमाम इदारों को किरदार अदा करना चाहिए। वजीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब। पंजाब असेंबली का इजलास लाहौर में हो रहा है। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद वजीर आला पंजाब का इंतखाब अमल में लाया जा रहा है। मेरी जान को खतरा है। इदारों ने साजिश से मुतालिक आगाह कर दिया था। फिर अब टोले के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा। इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता। अदम एतमाद नाकाम हो गई तो कब्ल इस वक्त इलेक्शन बेहतर ऑप्शन होगा। वजीर आजम इमरान खान का ARY न्यूज को इंटरव्यू। बदउनवान अनासिर जानते हैं कि इमरान खान कभी खामोश नहीं बैठेगा। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सियासी कठपुतलियों से मिलकर साजिश की गई। बैरूनी ताकतों ने हुकूमत न हटाने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी। हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से बैरूनी ताकतें साजिशें करती हैं। वजीर आजम इमरान खान। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा है। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैंड में भी आज पहला रोजा है। मुल्क में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। अफगानिस्तान में सूरत हाल तशवीशनाक। 95% आबादी के पास मुनासिब खुराक नहीं। 90 लाख अफराद फाका कशी का शिकार हैं। बहरान से निपटने के लिए 4 अरब 40 करोड़ डॉलर इमदाद की फौरी जरूरत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया को खबरदार कर दिया। हिंदुओं का भारत में बल्दियाती इंतखाबात से कबल लाउड स्पीकर से आजान पर पाबंदी का शरंगेज मुतालबा। भारत में मुंबई पुलिस की कार्रवाई शुरू। मज़ाफ़ात में वाक़िया क़ादरिया सुन्नी जामे मस्जिद को नोटिस अरसाल। दुनिया भर में आज ज़हनी बीमारी ऑटिज्म का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मरज से मुतालिक आगाही पैदा करना है। बीमारी से मुतासरा अफराद में बोलने, समझने, सीखने की सलाहियतें मुतासिर होती हैं। इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं।
پاکستان آسٹریلیا ون ڈے سیریز تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا. مقابلہ دن 3 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست. 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر. دونوں ٹیمیں سیریز جیتنے کے لیے پرعزم. خیبر پختونخوا کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرنے میں ناکام. بلوچستان نے پاکستان کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. فائنل میں بلوچستان نے خیبر پختونخوا کو 8 وکٹوں سے ہرایا. مقابلہ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا گیا. فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ڈراز کا اعلان. امریکہ، ایران اور انگلینڈ ایک ہی گروپ میں شامل. اسپین کی ٹیم جرمنی سے ٹکرائے گی. 21 نومبر سے شروع ہونے والے ایونٹ کا افتتاحی میچ میزبان قطر اور ایکواڈور کے درمیان کھیلا جائے گا. شاہکوٹ میں جشن بہارا کی مناسبت سے رنگا رنگ سپورٹس گالا کا انعقاد. پنجاب کے روایتی کلچر کی عکاسی. طالبات نے 100 میٹر دوڑ، پی ٹی شو سمیت مختلف کھیل پیش کر کے شائقین سے خوب داد سمیٹی. چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا ہو تو مندیاں دا والی او ہک وسیلہ تیرے نام دا او میری امنو چولی خالی. اور اپنی موسیقی سے مداحوں کے دلوں پر راج کرنے والے معروف فوک گلوکار شوکت علی کو ہم سے بچھڑے 1 برس بیت گیا. صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے سمیت درجنوں اعزازات سے نوازا گیا. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ خان. ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ قوم اور مسلح افواج نے بے شمار قربانیاں دے کر دہشت گردی کو شکست دی ہے اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کوششیں جاری رکھیں گے. اسلام آباد میں جامع سلامتی کے موضوع پر 2 روزہ سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ خطے کی سلامتی اور استحکام ہماری پالیسی میں شامل ہے. We are committed to preserving our gains against terrorism, and we are working with the interim Ikhwan government and other neighbors to ensure that terrorist organizations are no longer allowed to use territory of one country against another one. A peaceful and prosperous West and South Asia is our goal. Pakistan has worked tirelessly to provide humanitarian aid to the people of Afghanistan in collaboration with the international community. But much more is needed. The recent incident involving Indian launching a supersonic cruise missile into Pakistan on 9th March 2022 is of serious concern. Pakistan has called for a thorough probe into the incident, and we expect India to provide evidence to ensure Pakistan and the world that their weapons are safe and secure. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر خطے کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے میزائل کا پاکستان میں گرنا باعث تشویش ہے. عالمی برادری کو بھارتی ہتھیاروں کے غیر محفوظ ہونے کا نوٹس لینا چاہیے. ناظرین، اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ خطے کی سلامتی کے لیے 17 ممالک سے سیکیورٹی ایڈوائزرز اجلاس میں شریک ہیں. اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ دوسرے ممالک میں پاکستان کا تاثر بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا. جامع سلامتی کے موضوع پر 2 روزہ اجلاس کے موقع پر ڈاکٹر معید یوسف نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سیکیورٹی کی بہتر صورتحال کے لیے ہر ماہ اجلاس منعقد کیا جائے گا.
اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ گلوبلائزیشن نے دنیا متحد کر دی ہے اور گلوبلائزیشن کے باعث سیکیورٹی اندرونی امن سے مشروط ہے۔ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان امن اور استحکام چاہتا ہے، دنیا جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی جانب بڑھ رہی ہے، ہم نئے دور میں امن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان امن اور ترقی کا شراکت دار ہے، ہم روایتی شراکت داری سے بھی آگے کے تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان کے لیے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا، ہم خطے میں غربت اور تعلیم کے شعبوں میں مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کا سپر سونک میزائل پاکستان میں گرنا تشویشناک عمل ہے، بھارتی میزائل کے باعث خطے میں سیکیورٹی مسائل جنم لے سکتے تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے پیسے لے کر تحریک عدم اعتماد داخل کی گئی، پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ دو چور باپ بیٹے اقتدار کی دوڑ میں شامل ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ اداروں کو متنازع نہ بنایا جائے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ منحرف ارکان اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے، اراکین اسمبلی کو خریدنے والوں پر غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، کل صورتحال واضح ہو جائے گی۔ پاکستان کے ادارے عظیم ادارے ہیں، ان پہ لوگوں نے بہت محنت کی ہے، کوئی حل نہیں ہے الیکشن کے علاوہ اس ملک کو آگے لے جانے کا۔ 172 لوگوں میں جو لوگ منحرف ہوئے ہیں وہ اس قابل نہیں رہے کہ اپنے علاقوں میں جا سکے، وہ قوم کی ترجمانی کیا کریں گے؟ آرٹیکل 94 میں کہ اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کنٹینیو کرے گا، صدر کے اختیارات کے مطابق کتنے دن کنٹینیو کرے گا، اس سلسلے میں آئین خاموش ہے۔ اور کرب ٹولہ بیرونی سازش میں ماہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک بیرونی طاقتوں کے اشارے پر لائی گئی، اپوزیشن ملکی خود مختاری اور قومی غیرت پر ہر قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار ہے۔ یہ ریاست پاکستان کے وزیر اعظم کا معاملہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں باہر سے ایک بیرونی طاقت بیٹھ کے کس طرح دخل اندازی کر سکتی ہے، کس طرح وہ پاکستانیوں کی جو ووٹ ہے یا جو پاکستانیوں کی وش ہے اس کے خلاف کیسے جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی ہے۔ ہم نے جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب یہ تھا کہ جو ہم نے پہلے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو آج تک پاکستان کو کوئی صلہ نہیں ملا، اور جو آج نو کانفیڈنس میں آگے ہیں وہ معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ پاکستان کے اندر ہونے والی بیرونی سازش کو بے نقاب ہم نے کیا، اس کو روکنے کے حوالے سے پاکستان کے جتنے بھی ریاستی آرگنز ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اور ناظرین، پنجاب اسمبلی کا اجلاس لاہور میں ہو رہا ہے جس میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایوان میں آج کیا کارروائی ہوگی یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے نوید حیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی نوید، آگاہ کیجیے گا کیا طریقہ کار رہے گا، اگلے مرحلہ کیسے مکمل کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، پنجاب اسمبلی میں اس وقت جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت جو حکومتی ارکان ہیں اور اپوزیشن کے جو ارکان ہیں ان کی ایک بڑی تعداد اس وقت پنجاب اسمبلی میں پہنچ چکی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی پہنچے تھے، اس سے قبل جو ہے حمزہ شہباز جو امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعلیٰ کے، وہ پہنچے تھے۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہوگا جس میں الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے گا اور ہارڈلی جو ہے 5 سے 10 منٹ کا اجلاس جاری رہے گا، اس کے بعد اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ اگر بات کی جائے اسمبلی سیکریٹریٹ کی تو اسمبلی سیکریٹریٹ کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ آج جو ہے کاغذات نامزدگی صرف جمع ہوں گے، اس کے بعد جو الیکشن شیڈول ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ کل اسپیکر کی صوابدید ہوگی کہ کل کے دن میں وہ ووٹنگ کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اگر بات کی جائے اس ایوان کی تو ایوان میں ٹوٹل 371 ارکان ہیں اور پنجاب اسمبلی میں نیا جو قائد ایوان ہے اس کو منتخب ہونے کے لیے 186 ارکان کی ضرورت ہے۔ اگر پارٹی پوزیشن
اپوزیشن کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے 183 اراکین جو ہیں وہ اس ایوان میں موجود ہیں، 165 مسلم لیگ نون کے ہیں، جبکہ مسلم لیگ کاف کے 10 ہیں، 5 آزاد امیدوار ہیں، جبکہ اگر بات کی جائے دوسرے امیدواروں کی جیسے چھینا گروپ ہیں، ان کے 14 ارکان اس وقت جو ہیں وہ حکومت کے اپوزٹ ہیں، جبکہ جو کاف لیگ کے دوسرے ارکان ہیں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں جاری ہے، منت سماجت کی جا رہی ہے تاکہ جو نئے قائد ایوان ہیں، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی جو نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے جا رہے ہیں، ان کو مکمل جو ہے حمایت حاصل ہو سکے۔ جی یہ بتائے گا شیڈیول الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا جائے گا، لیکن امیدوار خود یا ان کی تجویز اور تائید کنندہ جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی کتنے بجے تک جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد؟ جی اگر دیکھا جائے تو ابھی اسمبلی کا اجلاس شروع نہیں ہو سکا کیونکہ 11 بجے اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا تھا، لیکن جو ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ بھی اس وقت پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی اجلاس شروع نہیں ہوا۔ جیسے ہی اجلاس شروع ہوگا اس کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کروایا جائے گا، الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے گا، اس کے بعد اسپیکر کی صوابدید ہوگی کہ ووٹنگ کا جو مرحلہ ہے وہ کل پہ رکھتے ہیں یا پیر کے روز رکھا جائے گا، یہ اسپیکر نے طے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو الیکشن شیڈول ہوگا اس کے مطابق یہ تمام جو ہے وہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ جی نوید ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ کن کن لوگوں کی جانب سے جمع کروائے گئے ہیں؟ جی اگر کاغذات نامزدگی کی بات کی جائے تو اس وقت 2 امیدوار ہیں، ایک پی ٹی آئی کے ہیں جو اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ہیں چودھری پرویز الہی، جو وہ اس وقت وہ بھی وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے بات کی جائے تو شہباز شریف جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اگر ان میں ارکان کی بات کی جائے تو اس وقت زیادہ تر ارکان کی جو تعداد ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ساتھ ہی ہے اور ان کو مکمل حمایت حاصل ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے فیاض الحسن چوہان نے بھی یہی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں مکمل حمایت ہے، ہمارے تمام ارکان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چھینا گروپ اور کاف لیگ کے اور جو دوسرے آزاد امیدوار ہیں ان کی مکمل حمایت ہمیں ہے، اور جیسے ہی جب اجلاس شروع ہوگا، جیسے ہی الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے گا، جب ووٹنگ ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنے ووٹ نکلتے ہیں اور پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ جی صحیح نوید، یہ بھی کہیے گا کہ پرویز الہی خود اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں لیکن اب وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد امیدوار ہیں، تو پھر ایوان کی کارروائی کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے؟ جی بالکل، ڈپٹی اسپیکر جو ہیں دوست مداری وہ جو ہے قائد ایوان کی جو ہے اجلاس کی صدارت کریں گے، مگر اجلاس اب تک شروع نہیں ہو سکا کیونکہ اندر اپوزیشن ارکان کی اور جو اپوزیشن ہے اور دوسری جو گورنمنٹ کے ارکان ہیں، کیونکہ جو پرویز الہی بھی ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں کیونکہ وہ بھی ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن لیڈر جو حمزہ شہباز ہیں وہ بھی اس وقت ایوان میں موجود ہیں اور وہ اپنے چیمبرز میں مختلف اراکین سے رابطے کیے جا رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ارکان ہیں ان کی حمایت حاصل ہو سکے، کیونکہ ابھی الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا، جیسے ہی الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ووٹنگ کب ہوگی، جب ووٹنگ ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ نئے قائد ایوان کون منتخب ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ نوید دیہات، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ 371 ارکان پر مشتمل آج قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی صوبائی پارلیمانی پارٹیز کا مشترکہ اجلاس لاہور میں ہوا، جس میں سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، وفاقی وزیر شفقت محمود اور ارکان پنجاب اسمبلی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں سردار عثمان بزدار کی خدمات کو خراج تحسین اور نامزد وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں چودھری پرویز الہی کو واضح اکثریت سے کامیاب کرانے کے لیے حکمت عملی طے کی گئی۔ اور ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کو وزارت انصاف اور قانون کا اضافی قلمدان سونپا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے چودھری فواد حسین کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کو وزارت انصاف اور قانون کا اضافی قلمدان سونپا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے چودھری فواد حسین کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ مخالفین کو معلوم ہے کہ میں خاموش ہو کر بیٹھنے والا نہیں۔ اگلے مرحلے میں میری اور میری اہلیہ کی کردار کشی کے لیے اربوں روپے کی مہم چلائی جائے گی۔ ایئر وائی نیوز کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن نے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے عدم اعتماد، استعفے یا انتخابات کی 3 آپشن دیے تھے۔ انتخابات بہتر طریقہ ہے، استعفے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مزید تفصیل کیا ہے جان لیتے ہیں ریاض برکی سے۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انہیں گزشتہ سال اگست میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ لندن میں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور نواز شریف اس میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ کیریکٹر اسیسینیشن علیحدہ کیمپین انہوں نے تیار کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ ہر قسم کی غلط قسم کی باتیں کریں گے، اور میرے اوپر خیر یہ مجھے تو قوم 45 سال سے جانتی ہے، میری بیوی پہ کریں گے، ان کی دوست فرا، اس کے اگینسٹ پوری کیمپین کریں گے۔ آپ کے سامنے ابھی آئے گی۔ 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر ملنے آیا، اس نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر پیسے چل رہے ہیں، مجھے پیسے آفر کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ایک دم ساروں کو ایک عمران خانی ولن بن گیا ہے اور ہر چیز بری نظر آ رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ پیسہ چلتا ہے پیچھے۔ ان کی آرگنائزیشنز ہیں جن کے تھرو یہ پیسے دیتے ہیں میڈیا کو، اینکرز کو، کتنوں کو بلاتے ہیں باہر۔ مجھ کو سوچا کہ ہم کوئی وہاں سے ان کے میڈیا کو یہاں کے ٹریننگ دیں، یہ کون باہر جاتے ہیں، ان کو پیسے کون ملتے ہیں، اخباروں کو پیسے دیتے ہیں۔ ایک سوال پر عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن نے انہیں استعفے سمیت 3 آپشنز کی پیشکش کی تھی، تاہم استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے آپشنز دی تھی مجھے، اور وہ obviously ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے آفر دی کہ جی 3 چیزیں ہیں، یا آپ عدم اعتماد کا ووٹ چلے جائیں، یا آپ استعفیٰ دے دیں، اور یا الیکشن۔ ہم نے کہا الیکشن سب سے بہتر طریقہ ہے، استعفیٰ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور عدم اعتماد ووٹ کا مطلب یہ کہ میں تو بلیو کرتا ہوں کہ آخری منٹ تک لڑوں گا، میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں، میں ابھی یہ جب قوم کے سامنے یہ جب جائیں گے اور یہ ووٹ ڈالیں گے، ایک ملک کے خلاف سازش کا حصہ بنیں گے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو ان کی شکلیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر موریں لگیں۔ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے سوال پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انہیں نواز شریف اور زرداری کی طرح اپنی فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سب پہ ایک ہی پیج پہ تھے ہم، کسی چیز میں ہمارا کوئی ڈفرنس نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ میرا تو جینا مرنا پاکستان میں، میری کون سی کوئی باہر پیسے پڑے ہیں پراپرٹیز، میں تو پاکستان کے ساتھ اوپر یا نیچے جاؤں گا۔ ان کی ساری پراپرٹیز باہر پڑی ہیں، پیسے ہیں، جائیداد ہے، اربوں ڈالر، لہٰذا ان کا ہمیشہ ایک کلیش آتا تھا۔ فوج کو پہلے پتہ چل جاتا تھا ان کی کرپشن کا، کیونکہ ISI کو سارا اور IMI کو پتہ چل جاتا تھا جب پیسے بناتے تھے، تو ڈر ان کو فوج کا تھا۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں تھا، ہمارے لیے تو بڑا ایزی تھا۔ ہمارا آپ یقین کریں کہ یہ کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ کون پروموشن ہوگی، کس کی ہوگی، کیونکہ وہ تو نومبر میں ہے۔ میں تو ساری سردیوں کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کیبنٹ کو جولائی سے کہہ رہا ہوں کہ سردیوں میں ہمارا سب سے مشکل پیریڈ ہے، میں تو اس سے آگے سوچ نہیں رہا تھا، تو میرا یہ کوئی کلیش نہیں تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ امریکہ اور روس سمیت تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تاہم قومی سلامتی اور خودداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے کسی ملک سے، میرا صرف پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی، ہمیں روس سے بھی دوستی کرنی چاہیے، ہمیں چائنا سے بھی کرنی چاہیے، ہمیں سارے مڈل ایسٹ میں ہمارے اچھے تعلقات، ہمیں امریکہ سے بھی، برطانیہ سے، یورپ سے دوستی کرنی چاہیے۔ ہمیں دوستی کی لمٹ یہ ہو جانی چاہیے کہ کسی صورت ہم وہ آپ کے ساتھ امن میں شرکت کریں گے، کانفلکٹ میں آپ شرکت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور نہ ہی اپنی قوم کا سر جھکائیں گے۔ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ اپوزیشن مطالبے کے باوجود عثمان بزدار کے استعفے پر اعتراض کر رہی ہے۔ جو باپ بیٹا مجرم اور ملزم کی حیثیت سے ضمانت پر ہیں، وہ وزارتوں کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بزدار صاحب نے استعفیٰ دیا ہے تو وہ لینے کو تیار نہیں ہے، وہ دینے کو تیار ہے، یہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا منافقانہ ایٹیچیوڈ ہے، یہ چور دروازے سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرنے لگے ہیں۔ اپوزیشن کی اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی قسمت میں انشاءاللہ پہلا سیاسی دل کا دورہ کل پڑے گا دن کو انشاءاللہ، اور پھر دوسرا دورہ شام کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ وفاق کے اندر پڑے گا۔ دال میں کچھ کالا نہیں، ساری دال کالی ہے یہ تحریک عدم اعتماد والی، اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان غداروں کے اوپر کہ جو بیرونی طاقتوں اور جو ملک دشمن طاقتوں کی شے کے اوپر پاکستان کے سسٹم کو ڈیریل کر رہے ہیں۔
नाज़रीन, वज़ीर इत्तलाअत चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि मुसलसल एक कैंपेन चलाई जा रही है कि हुकूमत और फौज को अलहदा दिखाया जाए। अपने ट्वीट में चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं कि अफवाज पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात मिसाली हैं और किसी भी सूरत इन ताल्लुकात पर आंच नहीं आएगी। और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है। तफसील बता रहे हैं साजिद अख्तर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मैदान मार दिया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है और वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 18 अजला में वोट डाले गए, जिनमें से अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील चेयरमैन और सिटी मेयर की 30 नशस्तों पर कामयाब हो चुकी हैं। JYFA के 10 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है। नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 7 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी ने 2, पीपल्स पार्टी और कौमी वतन पार्टी ने 1-1 नशस्त पर कामयाबी हासिल की है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में एबटाबाद और स्वात में मेयर के कुल 2 नशस्तों पर हुक्मरान जमात PTI के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सेब, सूबाई वज़रा तैमूर सलीम जगड़ा और कमरान बंगश ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान पर इत्तेमाद का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने ज़मीर फरोशों को मुस्तरद कर दिया है। मुस्तकबिल की सबबंदी में सिर्फ इमरान खान नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और मुंतखब नुमाइंदों ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी और वज़ीर आज़म इमरान खान से यकजहती के लिए सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में रैलियां निकाली। रैलियों के शुरका ने इस दौरान नारेबाजी की और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर इत्तेमाद का इज़हार किया। कारकुनों ने बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन जमातों की इबरतनाक शिकस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान पर अवाम के इत्तेमाद का मुंह बोलता सबूत करार दिया। PTI के कारकुनों ने इस दौरान साम्राज्य मुहालिफ नारे लगाए और बैरूनी साजिशों को बेनकाब करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती की। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो मुंतखब नुमाइंदे तहरीकी अदम इत्तेमाद में अपोजिशन के सफ़ों में शामिल हुए हैं, इन्हें अपने हलकों के अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे। PTI के कारकुनों ने इस मौके पर इस अज़म का इज़हार भी किया कि वो मुश्किल के इस वक्त में पार्टी कायद इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी तहसील एबटाबाद, जहां वोटर्स की तादाद लाखों में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार शुजा नबी 1,04,750 वोट्स हासिल करके एबटाबाद के मेयर के लिए भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए हैं। उन्होंने कामयाबी के बाद अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला की इनायत से और अवाम की मुझ नाचीज पर एतमाद से मुझे कामयाबी मिली। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और इलाके के अवाम भी शुक्राने की नफल पढ़ें और मेरे लिए दुआ गो रहें ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. वेलकम बैक। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर अवाम के मशकूर हैं। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि नताइज के असरात आइंदा आम इंतखाबात पर भी मुरतब होंगे। परवेज़ खटक ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इसी तरह आइंदा भी कामयाबियां हासिल करती रहेगी और इमरान खान अगली बार भी वज़ीर आज़म होंगे।
स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाने वाला मैच दिन 3 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला एक रोजा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 88 रन से जीता था, जबकि दूसरे मैच में कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक की सेंचुरी की बदौलत 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। Now that's a bit of a top edge. Where's that gone? Has it gone far enough yet? Swiveling. Boundary. First ball the over. There he goes. पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है। तीसरा और फैसला कुन मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, इनसे आज के मैच के बारे में मजीद जानते हैं। जी मौज़म, बताइएगा। आज बिल्कुल कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं और आज वनडे सीरीज़ का फाइनल मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान पहला मैच हारा, दूसरा मैच शानदार वापसी की मैच जीता। आज डिसाइड हो जाएगा कौन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में से सीरीज़ जीतेगा। तारीखी सीरीज़ है, 24 साल बाद हो रही है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। पाकिस्तान ने पिछले मैच में शानदार वापसी की, 350 ऑलमोस्ट टारगेट था 349 का, लेकिन पाकिस्तान कहीं से भी उस मैच में आउट नहीं हुआ। शुरू से ही फ़खर जमान और इमामुल हक ने जो बैटिंग की, उसके बाद बाबर आजम आए, तो पाकिस्तान ने वो मैच खूबसूरती से जीता। और शायकीन क्रिकेट का यही कहना था कि पाकिस्तान ने जिस पॉजिटिव माइंड से और जिस तरह बहादुरी से उस मैच में चेस किया है, अगर पाकिस्तान आज भी वो मैच आज की उस तरह खेलता है तो यकीनन पाकिस्तान की सीरीज जीतेगा। बड़ा ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है। शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैच को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हार गया था। वनडे सीरीज जीतने का ये बेहतरीन मौका है और फिर ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड पर हराना, और फिर उसके अलावा पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए है, उसमें पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा इस सीरीज़ जीत कर और ये दोनों मैचेस जीत कर। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही अहम मैच है। पाकिस्तान ये मैच जीता है तो सीरीज़ भी जीता है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में रैंकिंग भी बेहतर होती है। तो बाबर आजम 11 पूरी तरह तैयार है, कज़ाफी स्टेडियम तैयार है, शायकीन क्रिकेट तैयार है। देखना ये होगा कि आज कज़ाफी स्टेडियम में कौन सी टीम ये सीरीज़ जीतती है। दोनों ही टीमों की तरफ से पूरी तरह तैयारी की जा चुकी है, दोनों ही टीमें पुरज़म है कि ये सीरीज़ जीतेंगी। लेकिन पाकिस्तान के शायकीन, पाकिस्तान के फैंस पाकिस्तान की टीम को बैकअप करने के लिए कज़ाफी स्टेडियम में बड़ी तादाद में देखने आए थे और आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में क्रिकेट शायकीन यहाँ पे आएंगे और अपनी टीम का मोराल बढ़ाएंगे, क्योंकि खिलाड़ियों को भी ये कहना है कि जब शायकीन क्रिकेट आके उनका मोराल बढ़ाते हैं तो एक जज्बा और एक एनर्जी ज़्यादा रहती है और उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यकीनन आज का मैच एक बड़ा हाई वोल्टेज मैच होने वाला है। देखते हैं कि आज रात को कौन सी टीम वनडे सीरीज की ट्रॉफी उठाती है। जी बहुत शुक्रिया मौज़मुद्दीन, कज़ाफी स्टेडियम से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन वनडे मैच आज खेला जा रहा है। जिंदा दिलाने लाहौर कौमी टीम की फतह के लिए पुरज़्म है। शायकीन का कहना है कि ग्रीन शर्ट्स बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सीरीज जीतेंगे। एक ऑस्ट्रेलिया जीती है और एक पाकिस्तान। अब दुआ हमारी है कि ये भी पाकिस्तान जीते और सीरीज भी अपने नाम करे। पिछला मैच बाबर ने 100 मारा था, इंशाल्लाह आज का मैच भी बाबर जिताएगा। माशाल्लाह पाकिस्तान पिछला मैच जीता है 350 रन से, ठीक है। और आज भी उम्मीद है कि पाकिस्तान ये भी मैच जीतेगा। पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा और इंशाल्लाह सीरीज भी जीतेगा। आज पाकिस्तान का तीसरा मैच है, जैसे कि बाबर आजम ने 100 रन मारा, इमाम ने 100 रन मारा। इंशाल्लाह आज भी हम ऐसे खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। पिछली बार पाकिस्तान जीता है मैच, इस बार भी पाकिस्तान ही जीतेगा। मैं तो इंशाल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़ के टीम वास्ते खसूसी दुआ की है। जदों उस दिन पाकिस्तान 350 टारगेट चेस किया, मैं उदों भी सजदे में पै के ही दुआ करता रहना। जैसे कि आपको पता है बाबर भी और इमामुल हक है जो दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ज़रूर जीतेगा। और नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त न करने वाला इमरान खान सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, इस्लाम का भी हीरो है। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ क्या किरदार अदा किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सलामती के दीन को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। मोहसिन इंसानियत के दीन को उनसियत और प्यार के बजाय कत्ल गारत गरी का मजहब कहा गया।
दुनिया भर के मुसलमानों को दहशतगर्द समझा जाने लगा और इसके पीछे था मगरिब का प्रोपेगेंडा। आखिर कब तक इसको बर्दाश्त किया जा सकता था? इसी प्रोपेगेंडे को रफा करने के लिए इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में दुनिया को बताया कि आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल यकीन है, लेकिन गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुनिया के दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि अब हमें मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना है। आखिरकार अक़वाम आलम को समझ आई, दुनिया ने इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत की और यूं 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाने का ऐलान कर दिया गया। मुसलमानों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते नजर आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से एक बिल का पास होना और 15 मार्च को इस दिन का सेलिब्रेट होना, मैं समझता हूँ एक संगे मील की हैसियत रखता है। इसके लिए मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूएन में जिस तरह उसको इस्लाम को नरेट किया है, मेरे ख्याल से पहले किसी भी जो है हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर जो है या फॉरेन अफेयर्स के ऊपर जो है उसको नहीं किया गया। ये सब इमरान खान साहब की ही एफर्ट है, इसलिए हम जो इमरान खान साहब को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इमरान खान साहब ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है, किसी भी सियासतदान ने यानी कि ये पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। मैं उनको इस बात पे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। सारी दुनिया में उसने मुसलमानों के लिए कुछ न कुछ किया है, मुसलमानों के फख्र है इमरान खान पे। अवाम का कहना है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की तर्जुमानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने की है। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने कहा है कि भारत मकबूजा इलाके के मुस्लिम तशख्खुस को मिटाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो हरगिज कामयाब नहीं होगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुलाम अहमद गुलजार ने सेंट्रल जेल श्रीनगर से अपने पैगाम में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तरफ से मकबूजा इलाके में कत्ल गारत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत हिंदुत्व की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर मकबूजा वादी में मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में बदलने की एक घिनौने मंसूबे पर अमल पैरा है। उन्होंने कश्मीरियों पर जोर दिया कि वो भारत के इन मकरूह अजाइम को खाक में मिलाने के लिए मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करें। गुलाम अहमद गुलजार ने सोपूर में एक खातून की बेबुनियाद इल्जामात में गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारतीय इंतजामिया ने कश्मीरी मुलाजमीन को मुअत्तल करने की मजमूम पॉलिसी बना रखी है। अब तक 20 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। नाज़रीन, भारत से ही खबर शामिल करें, जहां मुंबई पुलिस ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल लाउड स्पीकर से आजान पर पाबंदी के शरंगेज मुतालबे के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मुज़ाफ़ात में वाक़ कादरिया सुन्नी जामे मस्जिद को नोटिस इरसाल करके कार्रवाई का इंतबाह दिया था। मुंबई पुलिस ने मस्जिद इंतजामिया और उलमाए कराम को बताया है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ ज्यादा थी, इसलिए उस पर कार्रवाई की जाएगी। रजा अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी ने कहा है कि मस्जिदों पर आजान के दौरान जायद आवाज़ की शिकायत ही गैर माकूल है, क्योंकि मस्जिद से सिर्फ 2 मिनट की आजान दी जाती है। नाज़रीन, खबर यह भी है कि भारत की रियासत कर्नाटक में हिजाब के बाद हलाल गोश्त के बाइकाट की मुहिम तेज हो गई है, जिसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने रियासत के तमाम जिला मराकज में एहतजाज किया है। SDPI के रियासती सदर अब्दुल मजीद ने कहा कि रियासत की हुक्मरां बीजेपी इंतशार पैदा कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज करने का फैसला किया है। हलाल गोश्त के बाइकआउट की मुहिम कई अजला तक फैल गई है। बीजेपी लीडरों ने सोशल मीडिया पर लोगों से हलाल गोश्त न खरीदने की अपील की है। बजरंग दल के कारकुनों ने होटल्स और कसाबों की दुकानों के सामने एहतजाजी मुजाहिरे किए, जिसकी वजह से तकरार हुई।
नाज़रीन, इंटरनेशनल डोनर्स ने अफगानिस्तान के लिए 2.44 अरब डॉलर्स की इमदाद फराहम करने के वादे किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है कि इसका हदफ 4.4 बिलियन डॉलर था, जो हासिल न किया जा सका। आलमी इदारे के सरबराह एंटोनियो गुतेरस ने एक मरतबा फिर बताया है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है और कई अफगान शहरी गुजारा करने के लिए अपने बच्चे और अपने जिस्मानी आज़ाद तक बेच रहे हैं। उनके बकौल अफगानिस्तान की 95% आबादी मुनासिब ग़िज़ा से महरूम है, जबकि 90 लाख को कहत का खतरा लाहिक है। ये पेशरफ्त एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हुई, जिसकी मेज़बानी अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा जर्मनी, बरतानिया और कतर ने की। नाज़रीन, अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा है और तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में आज आम तातील का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया था कि मुल्क में चांद नजर आने की शहादत मिली है, जिसके बाद अफगानिस्तान की वजारत लेबर और समाजी उमूर ने पहले रोज़े को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया। अफगानिस्तान में पहले रोज़े के मौके पर छुट्टी की तस्दीक तालिबान के तर्जमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की है। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के शुमाली इलाकों से रूसी फौज का इनखला सुस्त लेकिन काबिल जिक्र है। ताहम उन्होंने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में मुल्क के मशरिक़ी इलाकों डोंबास और खारिकीव में शदीद लड़ाई हो सकती है। यूक्रेन की फौज ने दारुल हुकूमत कीव के नवाह में कई कस्बों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने पहली बार रूस पर हमला करके तेल के एक डिपो को तबाह कर दिया है। ताहम यूक्रेन की वजारत खारजा ने कहा है कि वो उस हमले की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकती। रेड क्रॉस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल से शहरियों के इनखला की कोशिशें मुलतवी कर दी हैं। ताहम 3000 अफराद ज़ेरे मुहासरा शहर से निकलने में कामयाब रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि वो यूक्रेन को मुमकिना कीमियाई हमले से निपटने के लिए इजाफी इमदाद फराहम कर रहा है। यूनेस्को ने कहा है कि जंग के दौरान दर्जनों सकाफती मुकामात को नुकसान पहुंचा है। उधर जनूबी कोरिया के 2 तरबियती तैयारे फजा में टकराकर तबाह हो गए। इस वाक़े में 4 पायलट्स की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। जहाज़ों के तसादुम का यह वाक़या मुल्क के जनूब मशरक़ी हिस्से के शहर सैशून में एयरबेस के पास पेश आया। 30 से ज़ायद फायर फाइटर्स जाए वक़ा पर इमदादी काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने कहा है कि यमन में लड़ने वाले फ़रीक़ैन ने पहली मरतबा मुल्क गिर जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। जंगबंदी के माहिदे के तहत हौसियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में ईंधन की दरामद और सना के हवाई अड्डे से परवाज़ों की इजाज़त होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने इस जंगबंदी का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद और ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में तय पाने वाला मुआहिदा इस तनाज़े के खात्मे की जानिब अब तक का सबसे अहम कदम है। यमन तनाज़े में हजारों अफराद हलाक हुए और लाखों भूख का शिकार हैं। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग करके फलस्तीन के एक शहरी को शहीद कर दिया। फलस्तीनी वजारत सेहत ने बताया कि मगरबी किनारे में झड़पें हुई, जहां इसराइली फोर्सेस ने फायरिंग करके फलस्तीनी बाशिंदों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइली फौज का कहना था कि उनके एहलकार पेट्रोल बम्स के हमलों की जद में थे, इसीलिए उन्होंने फायरिंग की। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इसराइली फौज की फायरिंग के वाक़यात की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि गुज़श्ता हफ्तों के दौरान 11 फलस्तीनियों को शहीद किया गया है। नाज़रीन, पाक बहरिया के जहाज़ों PNS शमशीर, PNS अजमत और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ कोलाची ने अबू धाबी का दौरा किया। अबू धाबी की बंदरगाह मिना सैद आमद पर पाकिस्तानी सिफारत हुकाम और मेज़बान बहरिया ने पाकिस्तानी जहाज़ों का भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर मिशन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर्स ने अमाराती बहरिया के सरबराह, कमांडर कोस्ट गार्ड और दीगर अस्करी हुकाम से हम मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी जहाज़ों ने अमाराती बहरिया के साथ मुश्तरका मश्क में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों के इस दौरे से दोनों बरादर ममालिक के माबैन पहले से मौजूद ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे बलूचिस्तान की ज़राकेश में होमरी को हंसामी के मकाम पर ट्रैफिक हादसे में खवातीन समेत 7 अफराद जाम बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा कार और मोटरसाइकिल के टकराने से पेश आया। पाकिस्तान से वफा आप सब ने देख लिया। कल सुबह हम अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार से जब होकर निकले
हम हैरान हो गए, क्या जोश, क्या जज्बा, क्या अहद वफा था कराची हाइट्स का इमरान खान के साथ। चूँकि इमरान खान ने उसी जज्बे को ज़िंदा कर दिया जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायदे मिल्लत के बाद मर चुका था। उसके बाद आपने खुद देख लिया, मैं तारीख के दरीचों में नहीं जाता, मैं इन्हीं चंद दिनों की बात करता हूँ। गुज़िश्ता 2 रोज़ में, परसों जब प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की तो वो ख्वाजा आसिफ, जिसने मौलाना का नाम मौलाना डीजल रखा था, भाई सच ही बोलता है ना वो, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें तो वेंटिलेटर अमेरिका ने लगाया हुआ है, हम तो वेंटिलेटर पे, अमेरिका के वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, उसने वेंटिलेटर हटाया तो हम मर जाओगे। बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारा वेंटिलेटर, तुम्हारे नवाज शरीफ का वेंटिलेटर, तुम्हारे शहबाज शरीफ का वेंटिलेटर, तुम्हारे पार्टनर जरदारी का वेंटिलेटर, छोटू जरदारी का वेंटिलेटर और उस मोटे मदारी का वेंटिलेटर तो अमेरिका के हाथ में हो सकता है। इस कौम का वेंटिलेटर अमेरिका के हाथ में नहीं है। ये कौम वेंटिलेटर पे नहीं है, ये तो है इस पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका वेंटिलेटर ऊपर है, अल्लाह ताला के पास वेंटिलेटर है, तुम बगैरतों का वेंटिलेटर अमेरिका के हाथ में होगा। इस कौम का वेंटिलेटर, हमारी सांसें, हमारी जान, हमारा खून अल्लाह के पास है। तुम्हारा अमेरिका के पास होगा, जो बाइडन के पास होगा, कौम का नहीं है। ये कौम एक गैरतमंद कौम है, बाहिम्मत कौम है। तो तुम लोग न जाने क्या बुरे दिन थे हमारे कि तुम जैसे घटिया लोग। अब सुने जी, एक और, कल जब सवाल किया एक चैनल ने शहबाज शरीफ से, वो समझा कि शायद कोई सेंस प्रिवेल करेगा और ये कोई बंदे दे पुत्र वाली गल करेगा, लेकिन बंदे दे पुत्र होण दे, बंदे दे पुत्र वाली गल करन। ये ते अमेरिका दे पुत्र ने, ये ते अमेरिका दे गुलाम ने। कल जब चैनल पूछता है कि जी कल, अच्छा उस चैनल को भी थोड़ी सी हैरानी हुई थी कि क्या बात हो गई, तो शहबाज शरीफ कहता है फ्रेंड्स नॉट चूजर्स, सॉरी बेगर्स नॉट चूजर्स। जब उन्होंने कहा कि जी कल ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि अमेरिका के हाथ में वेंटिलेटर है, तो आप क्या कहेंगे, तो वो कहता है टाई वाई लगा के कि बेगर्स नॉट चूजर्स, मतलब भिखारी की कोई चॉइस नहीं होती, भिखारी की कोई मर्जी नहीं होती, ये है मतलब बेगर्स नॉट चूजर्स का। तो मिस्टर चेरी ब्लॉसम, बूट पॉलिशिए, तुम्हारी मर्जी नहीं होगी कि तुम भिखारी हो डॉलर के, तुम्हारा पार्टनर जरदारी है डॉलर का और वो मोटा डीजल मदारी है डॉलर का भिखारी, जो कहता है कि बेगर्स नॉट चूजर्स। मतलब कल मजीद गंदी बात की कि जी हमें अमेरिका खिला रहा है, लानत है तुम्हारी शक्ल में, तुम्हें खिला रहा होगा, हमें नहीं खिला रहा, हमें अल्लाह खिला रहा है। कि जी हमने बच्चे पढ़ाने हैं, हमने तालीम देनी है, हमने ये करना है, हमने मसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे डालने हैं, हमने पनामा में, पनामा लीक्स में जो फ्लैट्स हैं वो ख़रीदने हैं, हमने बिजनेस करना है। कल बेगैरती की इंतहा, जूते चाटने की इंतहा हो गई है कि कहता है कि हमारे तो अमेरिका ने हाथ उठा दिया तो नाउज़ बिल्ला इन्होंने अमेरिका को अपना खुदा मान लिया है। तौबा नाउज़ बिल्ला। इसीलिए अल्लाह ताला का अजाब इन पे गिरने वाला है। शहबाज शरीफ की हाथ में वजीर आजम की लकीर निश्ता कना, निश्ता कना, भूल जाओ, उडियाला की तैयारी करो, तुमने की है गद्दारी, इस की कौम की तुमने की है बेइज्जती कराई है तुमने। तो इतना आसान है, अनूस दिल्ली दूरस्त, इतनी नजदीक नहीं है।
चंद घंटे ही क्यों बाकी ना सही पर हनूस दिल्ली दूरस्त। और मैं कहना चाहूँगा, आपने सुना होगा बाय वन गेट वन फ्री होता है ना, एक लो दूसरा जो फ्री में। तो भाई ये जरदारी बड़ा भी बिकने को तैयार है। ये वो डॉलर स्टोर सुनते होंगे, $1 हर माल $1, हर माल $1, हर माल $1। तो ये उस डॉलर स्टोर से परचेज कर लिया अमेरिका ने। 1 टके के 2 जरदारी, गो जरदारी, गो जरदारी। 1 टके के 2 जरदारी, छोटा जरदारी बड़ा जरदारी। और ये डॉलर स्टोर पे एक और स्टोर भी होता है, बाय वन गेट वन फ्री। आसिफ जरदारी को परचेज किया, छोटू साथ ही चला गया। ऐसे गधे के साथ पख नहीं लगी होती, वो गधे के साथ पख जो होती है नहीं, वो समझती है सारा वजन मैंने उठाया हुआ है। वजन उठाता है गधा, पख अपने आप को समझ रहा होता है। तो जनाब ये वो है बाय वन, बाय आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो फ्री, बाय आसिफ जरदारी बिलावल जरदारी फ्री। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कौम को गैरतमंद समझ लिया था। कौम बेगैरत नहीं है, तुम लोग बेगैरत थे, तुम लोग बेशरम थे, तुम लोग बेहया थे। अब कौम जाग गई है। और यहाँ जो वो पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, इंशाल्लाह कराची वाले भी हिसाब लेंगे इलेक्शन में। चलें तो सही, निकलें तो सही। कराची वालों ने पाकिस्तान बनाया था, आज अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वालों के साथ मिलकर जो कराची के साथ किया है, इंशाल्लाह जो 6-7 सीटें थी इंशाल्लाह अगली दफ़ा देखेंगे, अगली दफ़ा देखेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, कल डी चौक पूरी गैरतमंद कौम कप्तान के साथ यकजहती के लिए। कोई हमें कॉल नहीं है पार्टी की जानिब से, कोई हुक्म नहीं है पार्टी की जानिब से, लेकिन तैयार हो, तैयार हो, पूरी कौम तैयार है, डी चौक के लिए तैयार है, इन बेगैरतों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार है, इन अमेरिका के यारों को तबाह करने के लिए तैयार है, इन मुल्क के गद्दारों से निमटने के लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह कल डी चौक पे देखेंगे, एक तरफ मुल्क के गद्दार होंगे और एक वक्त अल्लाह ताला की वो मखलूक होगी जो पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लेकर आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवाने वफा इमरान खान से वफा के लिए कल पूरे शहर में 9 घंटे में मज़ार कायद से हम निकले, हर जहाँ जा रहे थे अवाम साथ थे, हम लोगों को पैगाम पहुँचा रहे थे। कराची जाग गया। शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की तकरीर पर ख्वाजा आसिफ ने अमरीका की हिमायत की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमरीका ने हमें वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है। ऑपोजिशन से कहना चाहता हूं कि अवाम का वेंटिलेटर अमरीका के हाथ में नहीं है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और ये 1 महीने की एक फैमिली का राशन है, जो कि 3000 पैकेज हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने इलाके के लोगों की तरफ से और पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की तरफ से दियाना फाउंडेशन का और डॉक्टर अली अरबाज साहब का, उसकी पूरी टीम के, ये हमारे मेहमान आए हैं तुर्की से, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको इस खिदमत का और इस मुआवनत का अजर और सिला अता फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि भर में एक दिन के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं और क्या इस दफ़ा ये तारीख दोहराई जाएगी कि 2 किए जाए? जी, ये तो एक पुरानी तारीख है इस मुल्क के। बदकिस्मती से हम एक दिन रमज़ान या ईद नहीं मना सके हैं। गुज़िश्ता साल के ये कोशिश अल्लाह ताला ने कामयाब बनाई थी, और इस दफ़ा भी हम कोशां हैं कि तमाम प्राइवेट जो कमेटीज़ है, उलमा है, और इस हवाले से जो ज़ुआमा है उनके साथ एक राब्ता है। आज इस वजह से कमेटी की मीटिंग भी, मरकज़ी रोहतहलाल कमेटी की मीटिंग भी पेशावर में रखी गई है, ताकि अगर शहादत आए और उस शहादत पे फैसला हो तो आसानी हो। अच्छा सर, इस हवाले से जो कवानीन बनाए गए हैं कि प्राइवेट कमेटी करेगी, तो वो कहाँ तक है? क्या प्राइवेट कमेटी ऐलान करती है
उसके खिलाफ क्या इक़दाम हो सकते हैं? जी, वो हमारा बिल जो है रोयत हिलाल का वो कौमी असम्बली में और सेनेट में वो प्रेजेंट हो चुका है, अब वो कमेटीज़ में है और उसमें ये है कि मुल्क भर में एक ही कमेटी होगी, क्योंकि कमेटी 1974 में करारदाद के ज़रिए से बन गई थी और उसके बाद जो है फिर कोई बाकायदा कानून साजी नहीं थी। तो उसमें हम चाहते हैं कि एक कमेटी हो, प्राइवेट कमेटी ख़त्म हो। मीडिया के लिए भी कोई ज़ाबिता अखलाक बनाया गया है कि क़ब्ल अज़ वक़्त ऐलान का उन पे भी कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं और अगर वो कानून पास हो जाता है तो एक रोज़ ईद और रमज़ान का सिलसिला बनाने में काफ़ी मुमद और अच्छा साबित होगा। उसमें सज़ाएँ क्या रखी गई हैं? सज़ाएँ उसमें जुर्माना है और हमने तजवीज़ किया है कि 6 महीने से लेकर 1 साल की कैद और जो आलिम-ए-दीन को इस तरह का ऐलान करेगा उसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए जुर्माना, अगर मीडिया हाउस करेगा तो उसके लिए 5 लाख रुपए जुर्माना और महदूद मुद्दत तक उस पर पाबंदी का तजवीज़ किया गया है। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सवालात के जवाबात भी दे रहे थे। उनका यह कहना था कि रमज़ान मुबारक में मुस्तहिक अफराद की मदद अजर अजीम का बाइस है। इस बार हम कोशा हैं कि एक ही साथ रमज़ान मुबारक मनाने के लिए उलमा इकराम के साथ राब्ते में है। कोशिश है कि एक ही दिन रोज़ा और एक ही दिन ईद उल फितर मनाई जाए। और इसी के साथ फिल वक्त इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।